नमस्कार दोस्तों, वेद मैया कैरियर एकेडमी में मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, वेद मैया कैरियर एकेडमी हमारे द्वारा चलाई जा रही यूट्यूब चैनल आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती है। दोस्तों, हम एनसीईआरटी की किताब पढ़ रहे हैं और एनसीईआरटी की किताब के बारे में हम कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हासिल कर रहे हैं, ताकि चाहे यूपीएससी हो या किसी स्टेट की पीसीएस हो, आपको बहुत ही उपयोगी साबित होगी। दोस्तों, कक्षा 8 हमारे अतीत के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो कक्षा 8 हमारे अतीत का अध्याय 2, उसका पार्ट 2 आज हम देखेंगे। पार्ट 1 ऑलरेडी हम कल देख चुके थे दोस्तों, और हमने देखा कि कैसे यूरोपीय कंपनियां भारत में व्यापार करने के लिए आई और भारत में व्यापार करते करते कैसे साम्राज्य स्थापित किया। दोस्तों, हम सब जानते हैं 1498 में वास्को डी गामा भारत आया था और उस वक्त वह जामोरिन के दरबार में आया था। और जब वास्को डी गामा का भारत में आगमन हुआ, उसी वक्त दिल्ली सल्तनत का सुल्तान था सिकंदर लोदी। इसके बाद मतलब कि पुर्तगाली के बाद डच लोग आए, डच लोगों के बाद अंग्रेज आए, और अंग्रेज़ों के बारे में भी हमने जाना कि सन 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी और रानी एलिजाबेथ प्रथम ने चार्टर पारित किया था कि कोई भी ब्रिटेन की कंपनी हो वह ईस्ट इंडिया कंपनी से होड़ नहीं कर सकती, लेकिन दूसरी यूरोपीय ताकतों को आने से रोक नहीं सकता था। ये चार्टर की एक लिमिट थी। और सभी यूरोपीय कंपनियां पुर्तगाल की हो या डच की हो या फिर अंग्रेज़ों की हो या फ्रेंचों की हो। दोस्तों, समस्या हमने ये पढ़ी कि समस्या यह थी कि सभी कंपनियां एक जैसी चीज़ें ही खरीदना चाहती थी और सभी कंपनियां एक जैसी चीज़ें खरीदना चाहती थी, इसलिए चीज़ों की वैल्यू बढ़ गई और वैल्यू बढ़ने के कारण सभी कंपनियों को ऊंचे दाम पर चीज़ें खरीदनी पड़ी। और इसका इलाज एक ही हो सकता था, सभी कंपनियों की जब कंपटीशन हो गई तो उन्होंने एक दूसरे पर आक्रमण करना शुरू किया और इसी दौरान अंग्रेज़ों ने सभी को मात दिखाई। जब ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार बढ़ने लगा, तब उन्होंने राजस्व इकट्ठा करने का ज़्यादा प्रयास किया और इसी के चलते प्लासी का युद्ध हुआ। प्लासी का युद्ध रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला, जो बंगाल का नवाब था, उसके बीच हुआ और रॉबर्ट क्लाइव ने मीर जाफ़र को नवाब बनने का लालच दिया था, इसलिए उसने इस युद्ध में भाग नहीं लिया और सिराजुद्दौला की हार हुई। और सिराजुद्दौला का जब मृत्यु हुआ तब मीर जाफ़र को बंगाल का कठपुतली नवाब बना दिया। और दोस्तों, फिर 1764 की बात करें तो बक्सर का युद्ध हुआ और बक्सर के युद्ध के बाद 1765 में कंपनी के अफसर खुद नवाब बन बैठे। तो यहाँ से हम दोस्तों पढ़ते हैं, कंपनी के अफसर नवाब बन बैठे। नवाब बनने का क्या मतलब था? इसका एक मतलब तो यही था कि कंपनी के पास अब सत्ता और ताकत थी, लेकिन इसके कुछ और फायदे भी थे। कंपनी का हर कर्मचारी नवाबों की तरह जीने के ख्वाब देखने लगा था। दोस्तों, यहाँ मैं आपको बता देता हूँ कि नवाब की शिकायत 1733 में बंगाल के नवाब ने इंग्लिश व्यापारियों के बारे में यह कहा था। जब वे पहली बार हमारे देश में आए थे तो उन्होंने सरकार के सामने विनती करते हुए कहा था कि उन्हें एक फैक्ट्री बनाने के लिए थोड़ी सी ज़मीन दे दी जाए। उन्हें वह ज़मीन तो मिल गई, पर उन्होंने तो वहाँ मजबूत किला ही खड़ा कर डाला। इसके चारों तरफ गड्ढे बना दिए जो नदी से जुड़ते हैं। दीवारों पर उन्होंने न जाने कितनी तोपें तैनात कर दी है। उन्होंने बहुत सारे सौदागरों और अन्य लोगों को अपने मातहत रहने के लिए तैयार कर लिया है और वह 1 लाख रुपए राजस्व वसूल कर रहे हैं। वे असंख्य औरतों और मर्दों को
उनके ही देश में गुलाम बनाकर लूट खसुट रहे हैं। तो यह देखते हैं आगे दोस्तों, कंपनी के अफसर नवाब बन बैठे वहाँ से। प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल के असली नवाबों को इस बात के लिए बाध्य कर दिया गया कि वे कंपनी के अफसरों को निजी तोहफे के तौर पर ज़मीन और बहुत सारा पैसा दें। खुद रॉबर्ट क्लाइव ने ही भारत में बेहिसाब दौलत जमा कर ली थी। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि रॉबर्ट क्लाइव ने जब भारत में बेहिसाब दौलत जमा कर ली, तब ब्रिटिश पार्लियामेंट में उसके विरोध में ये मुकदमा दर्ज हुआ था और मुकदमा चला, और उसी मुकदमे के चलते रॉबर्ट क्लाइव बाइज्जत बरी हुआ। लेकिन फिर भी रॉबर्ट क्लाइव ने सुसाइड मतलब कि आत्महत्या कर दी थी। 1743 में जब वह इंग्लैंड से मद्रास, अब चेन्नई कहलाता है, आया था तो उसकी उम्र 18 साल थी। 1767 में जब वह 2 बार गवर्नर बनने के बाद हमेशा के लिए भारत रवाना हुआ तो यहाँ उसकी दौलत 401,102 पाउंड के बराबर थी। दोस्तों आप जान सकते हो कि कितना दौलतमंद आदमी बन गया था भारत से जब हमेशा के लिए इंग्लैंड रवाना हुआ तब। दिलचस्प बात यह है कि गवर्नर के अपने दूसरे कार्यकाल में उसे कंपनी के भीतर फैले भ्रष्टाचार को खत्म करने का काम सौंपा गया था, लेकिन 1772 में ब्रिटिश संसद में उसे खुद भ्रष्टाचार के आरोपों पर अपनी सफाई देनी पड़ी। सरकार को उसकी अकूट संपत्ति के स्रोत संदेहास्पद लग रहे थे। उसे भ्रष्टाचार आरोपों से बरी तो कर दिया गया, लेकिन 1774 में उसने आत्महत्या कर ली। कंपनी के सभी अफसर क्लाइव की तरह दौलत इकट्ठा नहीं कर पाए। बहुत सारी बीमारियां और लड़ाई के कारण कम उम्र में ही मौत का निवाला बन गए। इसके अलावा इन सभी को भ्रष्ट और बेईमान मानना भी सही नहीं होगा। उनमें से बहुत सारे अफसर साधारण परिवारों से आए थे। उनकी सबसे बड़ी इच्छा बस यही थी कि वे भारत में ठीक ठाक पैसा कमाएं और ब्रिटेन लौटकर आराम की ज़िंदगी बसर करें। दोस्तों आज परिस्थितियाँ कुछ उल्टी दिखाई दे रही है। हमारे लोग फ़ॉरेन जाते हैं और वहाँ से बहुत सारी दौलत इकट्ठा करके भारत आते हैं और भारत आकर के बहुत ही अच्छी किस्म की ज़िंदगी जी रहे हैं। पहले की परिस्थितियाँ बहुत अलग थी। ब्रिटेन से लोग भारत में आते थे, पैसा कमाते थे और पैसा कमाने के बाद ब्रिटेन लौटकर आराम की ज़िंदगी बसर करते। जो जीते जी धन दौलत लेकर वापस लौट गए उन्होंने वहाँ आलीशान जीवन जिया। उन्हें वहाँ के लोग नवाब कहते हैं। यह भारतीय शब्द नवाब का ही अंग्रेजी संस्करण बन गया था। उन्हें लोग अक्सर नए अमीरों और सामाजिक हैसियत में रातों रात ऊपर आने वाले लोगों के रूप में देखते थे। नाटकों और कार्टूनों में उनका मजाक उड़ाया जाता था। कंपनी का फैलता शासन। दोस्तों कंपनी का फैलता शासन से पहले हम यहाँ कुछ दिया गया है उसके बारे में पढ़ लेते हैं। क्लाइव खुद को कैसे देखता था। संसद की एक समिति के सामने सुनवाई के दौरान क्लाइव ने कहा था कि प्लासी की लड़ाई के बाद उसने ज़बरदस्त संयम का परिचय दिया। आइए देखिए उसने क्या कहा। उस स्थिति की कल्पना कीजिए जहां प्लासी की जीत ने मुझे लाख अदा कर दिया था। एक ताकतवर राजा मेरे इशारों पर चल रहा था। एक संपन्न शहर मेरी दया पर था। उसके सबसे दौलतमंद महाजन मेरी एक एक मुस्कुराहट के लिए एक दूसरे की गिरेबान खींच रहे थे। मैं ऐसे खजानों के बीच से गुजर रहा था जो सिर्फ मेरे लिए खुले हुए थे। एक तरफ सोना और दूसरी तरफ जवाहरात थे। अध्यक्ष महोदय, मैं अपने इस संयम को देखकर खुद हैरान हूँ। दोस्तों ये जब रॉबर्ट क्लाइव के ऊपर मुकदमा चल रहा था तभी की बात है। दोस्तों आइए देखते हैं कंपनी का फैलता शासन। यदि हम 1757 से 1857 के बीच ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा भारतीय राज्यों पर कब्जे की प्रक्रिया को देखें
तो कुछ महत्वपूर्ण बातें सामने आती है। दोस्तों, मैं आपको यह बता देना चाहता हूँ कि सन 1757 से 1857 तक भारत में कंपनी का शासन चल रहा था और कंपनी 1857 में जब विद्रोह हुआ, सिपाही विद्रोह, उसके बाद भारत में ब्रिटिश ताज का शासन हुआ जो 1947 तक चला और 1947 के बाद हमारा देश आज़ाद हुआ। 15 अगस्त 1947 को भारत देश अंग्रेज़ों की गुलामी से मुक्त हुआ। तो दोस्तों 1757 से 1857 के बीच ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा भारतीय राज्यों पर कब्जे की प्रक्रिया को देखें तो कुछ महत्वपूर्ण बातें सामने आती है। किसी अनजान इलाके में कंपनी ने सीधे सैनिक हमला प्रारंभ नहीं किया। उसने किसी भी भारतीय रियासत का अधिग्रहण करने से पहले विभिन्न राजनीतिक, आर्थिक और कूटनीतिक साधनों का इस्तेमाल किया। बक्सर की लड़ाई की बात करें तो बक्सर की लड़ाई 1764 में हुई थी और उसके बाद कंपनी ने भारतीय रियासतों में रेजिडेंट तैनात कर दिए। ये कंपनी के राजनीतिक या व्यावसायिक प्रतिनिधि होते थे। उनका काम कंपनी के हितों की रक्षा करना और उन्हें आगे बढ़ाना था। रेजिडेंट के माध्यम से कंपनी के अधिकारी भारतीय राज्यों के भीतर मामलों में दखल देने लगे थे। अगला राजा कौन होगा, किस पद पर किसको बिठाया जाएगा, इस तरह की चीज़ें भी कंपनी के अफसर ही तैयार करना चाहते थे। कई बार कंपनी ने रियासतों पर सहायक संधि भी थोप दी। जो रियासत इस बंदोबस्त को मान लेती थी उसे अपनी स्वतंत्र सेनाएं रखने का अधिकार नहीं रहता था। कई बार कंपनी ने रियासतों पर सहायक संधि भी थोप दी। दोस्तों, सहायक संधि के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि लॉर्ड वेलेस्ली था, उसने सहायक संधि की नींव रखी थी। सहायक संधि में ऐसा होता था कि जब भी कोई भारतीय रियासत थी तो उसी रियासत में अंग्रेज़ सैनिक होते थे और इसी अंग्रेज़ सैनिकों का देखभाल, उसका खर्चे सब भारतीय राजा को उठाने पड़ते थे। उसके बदले में ये जो सिपाही थे वह भारतीय राजाओं को सहायता प्रदान करते थे, यानी कि सैनिक सहायता, और उनकी रक्षा भी करते थे। तो ये सहायक संधि थी और सहायक संधि का बीज वेलेस्ली ने रोपा था। जो रियासत इस बंदोबस्त को मान लेती थी उसे अपनी स्वतंत्र सेनाएं रखने का अधिकार नहीं रहता था, उसे कंपनी की तरफ से सुरक्षा मिलती थी और सहायक सेना के रख रखाव के लिए वह कंपनी को पैसा देती थी। अगर भारतीय शासक रकम अदा करने में चूक जाते थे तो जुर्माने के तौर पर उनका इलाका कंपनी अपने कब्जे में ले लेती थी। उदाहरण के लिए जब रिचर्ड वेलेस्ली गवर्नर जनरल 1798 से 1805 था, तब उस समय अवध के नवाब को 1801 में अपना आधा इलाका कंपनी को सौंपने के लिए मजबूर किया गया, क्योंकि नवाब सहायक सेना के लिए पैसा अदा करने में चूक गए थे। इसी आधार पर हैदराबाद के भी कई इलाके छीन लिए गए। दोस्तों, यह चित्र के बारे में देखते हैं। अपने बेटों और ब्रिटिश रेजिडेंट के साथ खड़े नवाब शुजा-उद-दौला टेली कैटल द्वारा बनाया गया चित्र। बक्सर की लड़ाई के बाद हुई संधियों के फलस्वरूप नवाब शुजा-उद-दौला के ज़्यादातर अधिकार छीन गए थे, लेकिन यहाँ वह रेजिडेंट के सामने अपने चिर परिचित शाही शानो शौकत के साथ दिखाई दे रहे हैं। रेजिडेंट की ताकत क्या होती थी? तो कंपनी द्वारा नियुक्त के रेजिडेंट के बारे में स्कॉटलैंड के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री और राजनीतिक दार्शनिक जेम्स मिल ने यह कहा था, दरअसल रेजिडेंट रियासत का राजा होता है। हम उसे अहस्तक्षेप की मनचाही निषेधाज्ञा के तहत काम करने की छूट देते हैं। जब तक स्थानीय राजा पूरी तरह अधीनस्थ रहता है और रेजिडेंट यानी ब्रिटिश सरकार के माफिक काम करता है तो चीज़ें आराम से चलती रहती है। शासन के कामों में रेजिडेंट की दखलंदाजी के बिना सब कुछ चल जाता है। जब भी कुछ अलग तरह का घटता है तभी राजा कोई ऐसा रास्ता अपनाता है जिसे ब्रिटिश सरकार गलत मानती है, तो टकराव और उथल पुथल पैदा हो जाती है। दोस्तों, आइए हम देखते हैं टीपू सुल्तान, जिसे शेर मैसूर कहा जाता है, उसके बारे में।
जब कंपनी को अपने राजनीतिक और आर्थिक हितों पर खतरा दिखाई दिया तो कंपनी ने प्रत्यक्ष सैनिक टकराव का रास्ता भी अपनाया। दक्षिण भारतीय राज्य मैसूर, अभी उसे कर्नाटक कहा जाता है, तो मैसूर के उदाहरण से यह बात समझी जा सकती है। दोस्तों, मैसूर का शासक था हैदर अली। उसका शासनकाल था 1761 से 1782 और उनके विख्यात पुत्र टीपू सुल्तान, उसका शासनकाल था 1782 से 1799। जैसे शक्तिशाली शासकों के नेतृत्व में मैसूर काफ़ी ताकतवर हो चुका था। मालाबार तट, जो केरल के पास है, मालाबार तट पर होने वाला व्यापार मैसूर रियासत के नियंत्रण में था, जहाँ से कंपनी काली मिर्च और इलायची खरीदती थी। दोस्तों, जो मालाबार तट था वही से कंपनी काली मिर्च और इलायची खरीदती थी और ये मालाबार तट था वह मैसूर रियासत के नियंत्रण में था। और दोस्तों, मैसूर किसके नियंत्रण में था? तो मैसूर का शासन हैदर अली और उसके बाद टीपू सुल्तान के हाथों में था। 1785 में टीपू सुल्तान ने अपनी रियासत में पड़ने वाले बंदरगाहों से चंदन की लकड़ी, काली मिर्च और इलायची का निर्यात रोक दिया, क्योंकि ये टीपू सुल्तान के नियंत्रण में था और कंपनी काली मिर्च और इलायची खरीदती थी। इसीलिए उनको रोकने के लिए टीपू सुल्तान ने चंदन की लकड़ी, काली मिर्च और इलायची का निर्यात रोक दिया। सुल्तान ने स्थानीय सौदागरों को भी कंपनी के साथ कारोबार करने से रोक दिया था। टीपू सुल्तान ने भारत में रहने वाले फ्रांसीसी व्यापारियों से घनिष्ठ संबंध विकसित किए और उनकी मदद से अपना सेना का आधुनिकीकरण भी किया था। सुल्तान के इस कदमों से, जब फ्रांसीसियों के साथ सुल्तान ने हाथ मिलाए और जो मालाबार तट पर व्यापार चल रहा था उसमें काली मिर्च, चंदन की लकड़ी जो कंपनी खरीदती और बेचती थी उसका निर्यात बंद कराया, तो ऐसे सुल्तान के इन कदमों से अंग्रेज़ आग बबूला हो गए। उन्हें हैदर अली और टीपू सुल्तान बहुत ही महत्वाकांक्षी, घमंडी और ख़तरनाक दिखाई देते थे। अंग्रेज़ों को लगता था कि ऐसे राजाओं को नियंत्रित करना और कुचलना ज़रूरी है। फलस्वरूप मैसूर के साथ अंग्रेज़ों की 4 बार जंग हुई। 1767 से 69, 1780 से 1784, 1790 से 92 और 1799। 4 बार टीपू सुल्तान और अंग्रेज़ों के बीच युद्ध हुआ। ये जो युद्ध है वह हैदर अली के समय हुआ था, तो इसे मैसूर विग्रह के नाम से जाना जाता है। और श्रीरंगपट्टम की आखिरी जंग में कंपनी को सफलता मिली। अपनी राजधानी की रक्षा करते हुए टीपू सुल्तान मारे गए और मैसूर का राजकाज पुराने वडियार राजवंश के हाथों में सौंप दिया गया। इसी के साथ ही मैसूर पर ही सहायक संधि थोप दी गई। दोस्तों, यह एक खिलौना है जो टीपू सुल्तान के पास था। यह टीपू के एक विशालकाय मशीनी खिलौनों की तस्वीर है। इसमें यह नकली शेर एक यूरोपीय सिपाहियों को दबाते हुए है। जब इसका हैंडल घुमाया जाता था तो नकली शेर दहाड़ता था और सिपाही के भीतर से चीख की आवाज़ें आती थी। अब यह खिलौना शेर लंदन स्थित विक्टोरिया एंड अल्बर्ट म्यूजियम में रखा है। 4 मई 1799 को जब अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टम की रक्षा करते हुए टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई तो अंग्रेज इस खिलौने को भी अपने साथ ले गए। दोस्तों, टीपू सुल्तान को शेर मैसूर कहा जाता है, तो उसके बारे में हम देखते हैं। तो राजाओं की छवि अक्सर जनश्रुतियों से भी बनती है। प्रचलित किस्सों में उनकी ताकत का खूब यशगान किया जाता है। 1782 में मैसूर के राजा बने टीपू सुल्तान के बारे में कहा जाता है कि एक बार वे अपने फ्रांसीसी दोस्त के साथ जंगल में शिकार खेलने गए थे। वहाँ एक शेर उनके सामने आ गया। उनकी बंदूक ने मौके पर साथ नहीं दिया और कटार भी जमीन पर गिर गई।
फिर भी टीपू ने निहत्थे ही शेर का मुकाबला किया और आखिरकार कटार उठा ली। अंत में उन्होंने शेर को मार गिराया। इसी के बाद से उन्हें शेर ए मैसूर कहा जाने लगा था। उनके राजसी झंडे पर भी शेर की तस्वीर होती थी। मराठों से लड़ाई। तो दोस्तों मराठों से लड़ाई देखते हैं। 18वीं शताब्दी के आखिर से कंपनी मराठों की ताकत को भी काबू और ख़त्म करने के बारे में सोचने लगी थी। 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई में हार के बाद दिल्ली से देश का शासन चलाने का मराठों का सपना चूर चूर हो गया। दोस्तों मैं आपको यह बता देना चाहता हूँ कि पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में हुई। पानीपत की पहली लड़ाई 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुई थी। दूसरी लड़ाई अकबर और हेमू के बीच हुई थी और तीसरी लड़ाई 1761 में अंग्रेज़ों और मराठों के बीच हुई थी। उन्हें कई राज्यों में बांट दिया गया और ये लड़ाई में मराठों का सपना चूर चूर हो गया और उन्हें कई राज्यों में बांट दिया गया। इन राज्यों की बागडोर सिंधिया, होलकर, गायकवाड़ और भोंसले जैसे अलग अलग राजवंशों के हाथ में थी। ये सारे सरदार एक पेशवा सर्वोच्च मंत्री के अंतर्गत एक कन्फेडरेसी राज्य मंडल के सदस्य थे। पेशवा इस राज्य मंडल का सैनिक और प्रशासकीय मुखिया होता था और पुणे में रहता था। महादजी सिंधिया और नाना फडणवीस 18वीं सदी के आखिर के दो प्रसिद्ध मराठा योद्धा और राजनीतिज्ञ थे। एक के बाद एक कई युद्धों में कंपनी ने मराठों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। पहला युद्ध 1782 में सालबई संधि के साथ खत्म हुआ, जिसमें कोई पक्ष नहीं जीत पाया। दूसरा अंग्रेज मराठा युद्ध कई मोर्चों पर लड़ा गया। इसका नतीजा यह हुआ कि उड़ीसा और यमुना के उत्तर में स्थित आगरा व दिल्ली सहित कई भूभाग अंग्रेज़ों के कब्जे में आ गए। अंततः 1817 से 19 के तीसरे अंग्रेज मराठा युद्ध में मराठों की ताकतों को पूरी तरह कुचल दिया गया। पेशवा को पुणे से हटाकर कानपुर के पास बिठूर में पेंशन पर भेज दिया। अब विंध्य के दक्षिण में स्थित पूरे भूभाग पर कंपनी का नियंत्रण हो चुका था। दोस्तों सर्वोच्चता का दावा हम अगले पार्ट में देखेंगे और वो आखिर पार्ट होगा इसी अध्याय का। तो इस अध्याय को हम 3 पार्ट में देखेंगे। पार्ट 1 तो ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, पार्ट 2 यहाँ है और पार्ट 3 हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।